Good morning, students. And this is your political science class, and today we will start from page number 12, where we left last time. And today's our topic is the substantive provisions of a constitution. Means किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, प्रावधान होते हैं. It is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reasons to go along with its provisions. कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सक्सेसफुल हॉलमार्क है जिससे सभी लोग उसके प्रोविजंस के साथ देश में काम करते हैं. ठीक है. एक कॉन्स्टिट्यूशन a constitution that, for instance, allowed permanent majorities to oppress minority groups within society would give minorities no reason to go along with the provisions of the constitution. तो ये कह रहा है कि एक जो संविधान है जो मेजोरिटी को ऐसी ताकत नहीं देता. मेजोरिटी मतलब जो जिन लोगों की किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे इंडिया में हिंदू 80% के आसपास हैं, तो ये मेजोरिटी ग्रुप माना जाएगा. उसके अलावा जितने ग्रुप हों उनको माइनॉरिटी ग्रुप माना जाएगा. तो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी मेजोरिटी को ऐसी ताकत नहीं देता कि वो माइनॉरिटी को दबा सके. और एक कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज्ड सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स और द सिस्टमेटिकली इंट्रेंस द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन सोसाइटी. और संविधान ऐसे कुछ विशेष अधिकार देता है जो जिन ग्रुप्स की पॉपुलेशन कम है ताकि उस प्रोविजंस का वो कुछ फायदा उठा सके. वुड कीज टू कमांड एलिगेंस इफ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिल दे विल हैव नो रीजन टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. यदि किसी भी ग्रुप को ऐसा लगता है कि उनकी पहचान को आगे फ्यूचर में खतरा है तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको सुरक्षा देता है. नो कॉन्स्टिट्यूशन बाई इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस. अब देखो ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी कुछ कर ले, बट ये नहीं है कि वो पूरी तरह से न्याय कर पाए. किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो. जैसे कास्ट के नाम पे आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा लिखा हुआ है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, जेंडर. बट आपको पता है महिलाओं के साथ थोड़ा वो डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाता है. जो नीची जातियों के लोग हैं उनके साथ थोड़ा वो डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाता है. ठीक है. ऐसी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि वो सोसाइटियल एस्पेक्ट है. जब लोगों के मन में जाति रहेगी तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ही. जिस टाइम पीरियड में कास्टिज्म लोगों के दिमाग से हट जाएगा, अपने आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है कि पूरी परफेक्ट वे में काम कर सके, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस. लेकिन ये इतना लोगों को विश्वास दिलाता है कि ये जस्टिस करने की पूरी कोशिश करेगा और उस काम को अंजाम देगा. डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, what would be the content of some basic rules in society such that they give everyone a reason to go along with them. तो आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा क्या बेसिक रूल हो किसी सोसाइटी में कि उस सोसाइटी के सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर या उस कॉन्स्टिट्यूशन से सहमत होकर रह सकें. द मोर ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर. तो सबसे बड़ी बात क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों की फ्रीडम को और इक्वालिटी को मेंटेन करता है. द मोर लाइकली इट इज टू सक्सीड. और इसी वे में ये आगे बढ़ता है. डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन ए रीजन टू गो अलोंग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइंस. क्या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये सब ऐसी चीज़ें करता है? आफ्टर स्टडिंग दिस बुक वन शुड बी एबल टू आंसर. अब ये पूरी बुक पढ़ने के बाद, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से काम करता है, ये किताब का नाम है. तो ये पूरी बुक पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. एक उधर पेज पे रह गया था राइट हैंड साइड, जो मैंने बताया था बहुत सारी डिबेट हुई थी. डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल. देखो अब ये नेपाल की डिबेट है, ये आपको क्या करनी है, चलो मैं पढ़ देता हूँ, छोड़ो. मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ऑलवेज एन ईजी एंड स्मूथ फेयर. अब देखो
किसी पूरे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जिसपे सभी लोग एग्री हों, सेटिस्फाई हों, और वो कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को जस्टिस दे सके। ठीक है, तो इतना आसान तो है नहीं ये काम करना। नेपाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। नेपाल इस मुश्किल प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कितनी ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। सिंस 1948 नेपाल हैज हैड 5 कॉन्स्टिट्यूशंस। 1948 के बाद से हमारे पास 1949 में 26 नवंबर 1949 को बना था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। उसके बाद से एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, नेपाल के पास 5 आ चुके हैं। ठीक है, 1948 में एक बना, उसके बाद 51 में, उसके बाद 59 में, उसके बाद 62 में, उसके बाद 1990 में। देखो तो क्यों बनता है बार बार, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन को सब लोग मानते नहीं, उस पर बार बार विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, डिस्कशन होता है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बट ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशंस वर ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ नेपाल। अब ये 5 बार नेपाल के राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन बना मतलब ग्रांट किया था। ठीक है, तो राजा बनाएगा तो वही दिक्कत है। फिर मैंने जो इंडिया के केस में बताई थी कि उस टाइम पे हर एक रीजन का अपना राजा था। यदि रेफरेंडम करवाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सब राजा आज़ाद होना चाहते थे, एक अलग देश बनाना चाहते थे। उनको लगता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लोग हमें इलेक्ट नहीं करेंगे, बट यदि हम राजा रहे तो हम और आगे बाद में नेक्स्ट जनरेशन के, हमारी जनरेशन के जो लोग होंगे वो राजा बनते रहेंगे हमेशा। द 1990 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड ए मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन, दो द मेकिंग कंटिन्यू टू होल्ड फाइनल पावर्स इन मैनी रिस्पेक्ट। तो 1990 में क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी पार्टियों के बीच में डिस्कशन होकर तब बना। फॉर द लास्ट 10 years नेपाल हैज फेस्ड विद मिलिटेंट पॉलिटिकल एगिटेशंस फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। उसके बाद से क्या है, नेपाल में मिलिट्री के एगिटेशंस होते रहते हैं। ठीक है, कंट्री की गवर्नमेंट के साथ मतलब उनका डिस्प्यूट होता रहता था। मेन इशू वाज द रोल ऑफ द मोनार्की इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। अब मेन बात क्या है, किस बात की लड़ाई है, वही मोनार्की की, राजतंत्र और लोकतंत्र की लड़ाई है। मोनार्की सिस्टम में होता है राजा की इच्छा ही होती है वहाँ का कानून। कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही सही गलत देखा जाएगा। तो राजा क्यों चाहेगा कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जिससे उसकी इच्छा को गलत समझा जाए। Some groups in Nepal wanted to abolish the institution of monarchy and establish republican form of government in Nepal। नेपाल में बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि वहाँ पे राजतंत्र खत्म हो और एक रिपब्लिकन मतलब गणतंत्र गवर्नमेंट बनी, रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी। अदर्स बिलीव दैट इट में, अब दूसरे राजा क्या है, कुछ लोग जो राजा को सपोर्ट करते हैं वो चाहेंगे कि वहाँ पर मोनार्की सिस्टम ही रहे। द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट, अब राजा, वो मैंने बात बताई दी आपको, देख लेना कि राजा खुद अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहता। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देश में रूल हो। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओ त्से तुंग चाइना का एक लीडर था। उस माओ त्से तुंग की जो आइडियोलॉजी को जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं माओइस्ट ग्रुप। ठीक है, इंडिया में नक्सलिज्म को कई बार माओइस्ट भी बोल देते हैं, माओवादी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये माओ से प्रेरित लोग हैं जो नक्सलाइट पीपल हैं। वाज इन द फोर फ्रंट ऑफ द स्ट्रगल फॉर ए पॉपुलर। अब ये कह रहा है कि ये पार्टी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे आगे रहती है, जो बार बार ये सब डिमांड उठाती है। फाइनली द प्रेशर ऑफ द पॉपुलर एगिटेशन द किंग हैड टू इंस्टॉल ए गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल टू द एगिटेटिंग पार्टीज। अब लास्ट में राजा को क्या है, अपनी इस चीज को मानना पड़ा। दिस गवर्नमेंट हैज स्ट्रिप्ड द किंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पावर। अब ये जो सरकार बनी इसने राजा की सारी ताकत लगभग खत्म कर दी। नाउ ऑल द पार्टीज आर ट्राइंग टू डिसाइड द मैनर इन व्हिच ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी। अब सभी पार्टीज मिलकर ऐसा कर रही है कि किस तरह से उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बने ना बने। ठीक है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब ये कह रहा है कि किसी देश में इंस्टीट्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद आपके यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है,
तो इन सभी इंस्टीट्यूशन की पावर्स को बैलेंस कैसा रहे। अब गवर्नमेंट कहे कि हम ही एक कानून बनाएंगे, हम ही उसको लागू करवाएंगे, हम ही फिर सजा देंगे, बट ऐसा तो नहीं होता। गवर्नमेंट का काम है कानून बनाना, ठीक है, पार्लियामेंट में वो कानून बनते हैं, सरकार का काम है एग्जीक्यूटिव का उस कानून को लागू करवाना, और जुडिशरी का काम उस कानून के अकॉर्डिंग रूल हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करना, और नहीं हो रहा है तो सजा देना। कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफन subverted not by the people but by small groups who wish to enhance their own power। कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या है, कुछ लोगों, सब लोगों से नहीं, कुछ लोगों ने बनाया लास्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो क्या है अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सर्वेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, ये कह रहा है कि जो अच्छे प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें किसी ग्रुप को इतनी पावर नहीं हो सकती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही निशान उठाने, सवाल उठाने लग जाए या उसके अकॉर्डिंग रूल ना करे। वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट नो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर। अब ये कह रहा है कि इस तरह से अच्छा डिज़ाइन करने का एक एग्जाम्पल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को मोनोपोली होती है, एकाधिकार, मतलब उसका पूरा अधिकार ना हो सारी चीज़ों पर। दिस इज ऑफन डन बाई फ्रेगमेंटिंग पावर्स अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पावर्स को बांट कर किया जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट्स पावर क्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टेटूटरी बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन। अब ये कह रहा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हो कि एक लेजिस्लेचर मतलब विधायिका है जहाँ पर कानून बनते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करवाती है, जुडिशरी जो कानून के अकॉर्डिंग रूल हो रहा नहीं हो रहा ये देखती है, ये बहुत सारी बॉडीज हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डिसाइड करता है भारत में कब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में किन चीज़ों को सही माना जाएगा, किन को नहीं, कब तक इलेक्शन में कैंपेनिंग मतलब प्रचार होगा, कब तक नहीं होगा। दिस इंश्योर्स दैट इवन इन वन कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू सप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन अदर्स कैन चेक द। अब ये कह रहा है यदि एक इंस्टीट्यूशन अपनी पावर बढ़ाता है या बढ़ाने की कोशिश करता है तो अदर इंस्टीट्यूशंस उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसको रोक सकते हैं। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैज़ फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ। अब भारत का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से ही भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से काम कर रहा है, सक्सेस आज तक। Another important aspect of intelligent institutional designs is that a constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedures as authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt the changing needs and circumstances। एक दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी पावर्स बैलेंस रहे, सभी वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रोसीजर्स बैलेंस रहे, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का फ्लेक्सिबल भी हो कि ज़रूरत पड़ने पे उसके कुछ प्रोविजंस को चेंज किया जा सके, ठीक है, या जो प्रोविजंस चेंज नहीं हो सकते उनको चेंज ना किया जा सके। टू ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज। ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन द अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल विल गिव नो सिक्योरिटी। अब ये कह रहा है यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रिजिड है, रिजिड मतलब जिसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता हो, तो क्या है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू वो ख़त्म हो सकती है। मीन्स देखो 19 अभी आपके को पता है फेसबुक, गूगल, ट्विटर, व्हाट्सएप, इतनी इंस्टाग्राम, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं दुनिया में, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तो ये चीज़ें नहीं थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही देख लो 1950 में तो ये चीज़ें नहीं थी ना भाई। अब आपको राइट टू प्राइवेसी फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, गूगल पे भी है, तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कोई चेंज ही नहीं हो पाता। तो आज के टाइम पे हमें जो ये डिजिटल सिस्टम या सोशल मीडिया जितने भी आ गए हैं इन पे हमें कोई अधिकार ही नहीं मिलता, ठीक है। यदि उसमें चेंज ही नहीं हो पाता तो ऐसा कानून बन ही नहीं सकता था। और यदि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता कि आए दिन चेंज होता रहे तो हमारे जो राइट्स आज कुछ राइट होता कल कुछ हो जाता। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कुछ हद तक रिजिड भी हो, जो जिसके कुछ प्रोविजन चेंज हो ही ना सकते हो। जैसे राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार, उसको क्या चेंज करना है, ठीक है, या कुछ हद तक ऐसे प्रोविजंस जिनको टाइम आने पर चेंज किया जा सके, ये आपको ध्यान रखना है। You will notice the wisdom of makers of the Indian Constitution in the chapter on the Constitution as a living document, chapter 9। आप भारत के
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कितने बुद्धिमान थे, कितने उनको आगे तक का पता था, उन्होंने कितना सोच समझ कर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये आप चैप्टर 9 में पढ़ोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट की बात का संविधान किस तरह से जीवित संविधान है। जीवित मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन कर लेता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट बाय स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजंस एंड द लिमिट्स ऑन सच चेंजेस। किस वजह से कहा जाता है लिविंग डॉक्यूमेंट्स? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों को चेंज करने की भी ताकत है और कुछ चीज़ों को ना चेंज होने देने की भी ताकत है। ठीक है। दिस अरेंजमेंट ऑल्सो इंश्योर्स दैट नो सेक्शन और ग्रुप कैन ओन इट्स ओन स्टूडेंट। अब ये कह रहा है कि इस बात से तय होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन को दबा नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर रूल नहीं कर सकता या उसकी अवहेलना या उसको ठुकरा नहीं सकता। Therefore, in determining whether a constitution has authority, you can ask yourself 3 questions। अब किसी कॉन्स्टिट्यूशन के पास कितनी ताकत है ये जानने के लिए आप 3 सवाल पूछ सकते हो। Where were the people who enacted the constitution credible? क्या जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनकी कुछ क्रेडिबिलिटी थी, कुछ साख थी, कुछ वैल्यू थी। Second, did the constitution ensure that powers was intelligently organized? दूसरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिन इंस्टीट्यूशंस को पावर मिली है क्या वो अच्छी तरह से बांट दी गई है? ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है या जुडिशरी बहुत ज़्यादा ताकतवर है या लेजिस्लेचर ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये किसी एक दूसरे को दबा सकते हैं या बैलेंस वे में काम कर सकते हैं। ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल होप्स एंड एस्पिरेशन। क्या तीसरी बात यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की इच्छा और के अनुरूप देश में शासन कर रहा है, उसके अनुरूप चेंज हो रहा है, उसके अनुरूप जो चेंज नहीं होने चाहिए हो रहा है। ठीक है, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास है। क्लास जब शुरू होगी, जिन बच्चों को डाउट होगा तो कुछ चीज़ें रिवीजन टाइम पे रिपीट फिर से हो जाएंगी। आपके लिए मैं डेली बोलता हूँ लाइन बाय लाइन पढ़ना, एक एक लाइन का मीनिंग समझना, लेक्चर से नहीं समझ में आए तो डाउट में समझना। बाकी तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए आपके दिमाग में बातें बैठ जाएं अच्छे से। बाद में तो लिखने पढ़ने याद करने का काम हम कर लेंगे। अभी आप लेक्चर सुनो आराम से, एक एक लाइन का मीनिंग समझो। ठीक है, और उन लाइंस के मीनिंग को समझ के अपने नोट्स को पढ़ो। नोट्स को पढ़ते टाइम ये देखो कि क्या आपको सारा चैप्टर जो लेक्चर दिए हैं उनसे नोट्स से पढ़ने पर आपको हर एक बात समझ में आ रही है। फिर क्वेश्चन आंसर्स को लिखो। क्वेश्चन आंसर्स को लिखते टाइम क्या आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है और उसका आंसर आप अच्छे से लिख सकते हो? यदि नहीं तो आप जिस टॉपिक में डाउट है वो पूछो। आपकी क्लास से कोई डाउट नहीं आता, इसका 2 ही मतलब है, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या आप पढ़ते ही नहीं होगे। और मुझे लगता है आप नहीं पढ़ते होगे, क्योंकि सवाल उठाने के लिए पहले खुद सीखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा मैं भी नहीं हूँ भगवान जो मैंने पढ़ा दिया एकदम से सबको आ गया। भाई 30 बच्चे हैं, 10 को, 5 को, 2 को, 3 को, एक आध को तो नहीं आना चाहिए। तो मैं तो यही बात मानता हूँ कि आप सीरियसली पढ़ नहीं रहे हो सभी बच्चे। ठीक है, या फिर आप पढ़ते हो तो इतने अच्छे से नहीं पढ़ते कि आप कोई क्वेश्चन पूछ सको। एक चीज़ याद रखना, जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है जिसके अंदर कुछ चीज़ें सीखने की, पूछने की, समझने की कुछ विल पावर है, वही बच्चा आगे जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, ये चीज़ें अच्छे से आपको सुननी है, पढ़नी है, नोट्स लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, सभी के मीनिंग समझने हैं। क्वेश्चन आंसर्स को, नोट्स को, बुक की किसी लाइन को, बुक के किसी पैरे को, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो, डिफाइन करना हो तो आप पूछ सकते हो। आपको एक एक मीनिंग समझ में आना चाहिए। चाहे मैं आपसे ये पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस क्या है, इस बुक में जो बातें नहीं दी मैं वो भी पूछ सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लोग थे, क्या उनको लोगों ने इलेक्ट किया था या नहीं किया था, मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। आप कुछ पूछा करो प्लीज़।